नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंबाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से जुड़ी है बड़ी खबर। 2 दिवसीय दौरे पर आज पीएम मोदी काशी पहुंचेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 50,000 किसानों से पीएम मोदी संवाद करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वाराणसी पहुंच गए हैं। शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और किसान सम्मान निधि के दौरान किसान सम्मान निधि के जो पैसे हैं वो किसानों के बैंक खातों में आज ट्रांसफर किए जाएंगे। तो पीएम मोदी आज वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वो किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। 50,000 के करीब किसानों से पीएम मोदी संवाद करेंगे। किसानों को आज बड़ी सौगात देंगे। इसी दौरान शिवराज सिंह चौहान भी वाराणसी पहुंच गए हैं, यानी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वाराणसी पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वाराणसी एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंच गए हैं। ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। आपको बता दें कि 50,000 किसानों से पीएम मोदी संवाद करेंगे, किसानों को बड़ी सौगात देंगे। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता धर्मेंद्र पांडे का, जो वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्योंकि अब कुछ ही घंटों का और इंतजार और उसके बाद पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे, ऐसे में वाराणसी के लोगों की किस तरह से तैयारियां पीएम मोदी के पहुंचने या आगमन को लेकर, क्या कुछ विशेष तैयारियां? जी बिल्कुल, ये बता दें आपको कि काशी में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वाराणसी पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा होगा। 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी वाराणसी में शाम 4:30 पर वाराणसी पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे। वहाँ से सीधा बाबतपुर एयरपोर्ट से हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के द्वारा सीधे मेहंदीगंज स्थित किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और किसान सम्मेलन में शिरकत करने के दौरान 17वीं जो है किस्त जो है 17वीं किस्त को जो है जारी करेंगे। 17वीं किस्त जारी होगी। 20,000 करोड़ से जो किस्त को जारी करेंगे। 9 करोड़ 65 लाख लाभार्थी किसान लाभान्वित इस किस्त के द्वारा होंगे। साथ ही इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर दर्शन करेंगे, गंगा आरती में भी शामिल होंगे। धर्मेंद्र, क्योंकि पीएम मोदी नई सरकार के गठन के बाद पहली बार वाराणसी पहुंच रहे हैं, ऐसे में अलग जोश, अलग उत्साह और आज का एक कार्यक्रम भी काफी खास और विशेष, क्योंकि किसानों को यहां पर बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। धर्मेंद्र, अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमने तस्वीरें देखी, वो वाराणसी पहुंच भी गए हैं। शिवराज सिंह चौहान तो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे ही, साथ ही क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहने का कुछ कार्यक्रम? शिवराज सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वाराणसी पहुंच चुके हैं। साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंच रहे हैं पीएम की अगवानी के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा सीएम मुख्यमंत्री सीएम भी साथ में पूरे कार्यक्रम के दौरान साथ में उपस्थित होंगे। यानी कई सारे जो हैं आज दिग्गज वाराणसी में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी कार्यक्रम तय है धर्मेंद्र? जी बिल्कुल, ये बता दें पीएम के साथ पीएम का कार्यक्रम तय है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय मंत्री के अलावा वाराणसी के प्रदेश स्तर के जो भी मंत्री हैं, रविंद्र जायसवाल हैं, दयाशंकर मिश्रा हैं, तमाम ऐसे जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी वर्तमान में पूरे मंत्रियों के साथ जो है पीएम के कार्यक्रम में सभी लोग शिरकत करेंगे। और वाराणसी में भव्य एक अघोषित रोड शो की भी तैयारी है। तो पीएम के स्वागत से लेकर के पूरे बैरिकेडिंग किए गए हैं, पूरे रोड किनारे बैरिकेडिंग किए गए हैं। जनता के साथ ही भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो है रोड किनारे ढोल नगाड़ों के साथ थिरकेंगे, साथ से नाचेंगे। पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी में पूरे काशी के वासियों के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। क्योंकि धर्मेंद्र, ये वाराणसी से तीसरी बार था जब जीत की हैट्रिक लगा के पीएम मोदी अब देश का नेतृत्व करने वाले हैं। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जीतने के बाद और जिस तरह से नई सरकार के गठन के बाद पीएम मोदी आज पहली बार वाराणसी पहुंच रहे हैं, ऐसे में जनता का किस तरह से आभार की यहाँ पर तैयारियां? जी पूरी तैयारी यहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा, भाजपा के द्वारा, तमाम काशीवासियों द्वारा पूरी तैयारी कई दिनों पहले की जा चुकी थी। 2 दिन पहले सीएम वाराणसी आगमन आ करके इस दौरान जो है सभी रक्षा भी इन्होंने किया था। पीएम कार्यक्रम को लेकर पूरी फीडबैक दिया था। तमाम तैयारियों को जो है जांचा परखा था और किसी तरह की कमी न हो। जब जापानी हैंगर के द्वारा जो है पूरे पंडाल को बनाए गए हैं। धूप कड़ी है, इसको लेकर पानी की व्यवस्था की गई है। तमाम जो है किसानों की तो दिक्कत ना हो, इसकी पूरी तैयारी है।
पूरे मतलब काशी को सजाया गया, भगवामय, पूरी काशी भगवामय की गई है। पूरे चौराहों के साथ ही पूरे काशी के हर क्षेत्र को जो है सजाकर पूरा भगवामय करके पीएम के जो है अगवानी की तैयारी में पूरे कार्यकर्ता जोशो खड़ों के साथ लगे हुए हैं। धर्मेंद्र, क्योंकि किसानों को आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो किसानों को ट्रांसफर करेंगे आज उनके बैंक खातों में। तो किसानों के लिए आज बड़ी सौगात क्या माना जाए, क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद पीएम मोदी पहली बार वाराणसी पहुंच रहे हैं और वाराणसी की जनता के लिए भी एक अलग प्रेम और भाव उनके जहन में देखने को मिलता है। तो क्या माना जाए, क्या वाराणसी जनता के लिए भी आज बड़ा कुछ घोषणा या ऐलान संभव है? जी, बता दें आपको कि वाराणसी में पीएम का तीसरी बार पीएम बनने वाला पहला दौरा होगा। और यह वाराणसी जो है पूर्वांचल के पूरे कोने से ये बसता है, पूरे पूर्वांचल को साधता है। और पूरे यूपी में जो है अभी लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूरे यूपी में लोकसभा चुनाव में जो है काफी जो परसेंटेज था, जो भाजपा का 2% घटा था और जो है जो उनकी उम्मीद थी, उम्मीद से काफी कम सीटें मिली। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकाल से ग्रहण करने के बाद पहला जो है हस्ताक्षर किया, पीएम किसान निधि को जो है घोषित किया, उसको हस्ताक्षर किया लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों के साथ ही महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं, यानी बड़ी सौगात आज पीएम मोदी अपनी झोली से यहाँ पर दे सकते हैं। हालांकि काशी जो है पीएम के आगमन के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। अकबर नगर में अवैध निर्माणों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अकबर नगर में अब तक 1140 कब्जे ध्वस्त किए जा चुके हैं। अकबर नगर में रह रहे लोगों को 2000 आवास आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों में लोगों को शिफ्ट किया गया है। करीब 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करीब 1000 लोगों को मकानों पर कब्जा दिलाया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अवैध निर्माण के खिलाफ लखनऊ में ताबड़तोड़ कार्रवाई या जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान 1140 मकानों को यहां पर ध्वस्त किया गया है, अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से लगातार अवैध कब्जों पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो जारी है। अब अगर बात लखनऊ की करें तो 11,040 जो अवैध कब्जे थे उन्हें यहां पर जमींदोज किया गया। क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए कुकरेल नदी पर ये अवैध रूप से अतिक्रमण करके जो घर थे वो बनाए गए थे और इसमें कई ऐसे थे जो कॉमर्शियल शोरूम इस पे बनाए गए थे। तो उनको ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो एलडीए की तरफ से अब की जा रही है, जिसको लेकर जो है लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गई। एलडीए की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही थी उसको स्टे के लिए जो लोग थे, जिनके मकान थे, जिन्होंने शोरूम बनाए हुए थे, उसके लिए हाईकोर्ट गया और जब हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो कह सकते हैं कि एलडीए ने सुप्रीम कोर्ट तक की इसको लेकर लड़ाई जो है वो लड़ी है और उसके बाद में अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वहां से जैसे ही एलडीए के पक्ष में फैसला आया उसके बाद से लगातार अब जो कार्रवाई है वो अकबर नगर में जारी है। अकबर नगर प्रथम और अकबर नगर द्वितीय दोनों ही तरफ जो है लगातार जो बुलडोजर है, पोक्रेन जो मशीनें हैं उनके जरिए तेजी से जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जा रही है और अब तक करीब 1200 अवैध मकान जो है उनको जमींदोज किया जा चुका है। और इस बीच में आप इस क्षेत्र में देखें तो एक मंदिर भी है, मस्जिद भी है, तो मंदिर की जो मूर्तियां हैं उनको विस्थापित किया जा चुका है और माना जा रहा है कि मस्जिद पर भी जो है वो अब कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। अभी भी फिलहाल लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है, लगातार जो बुलडोजर हैं वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अवैध रूप से जो ये मकान बनाए गए थे, पूरी जो कॉलोनी थी वो डेवलप की गई थी, तो उसके खिलाफ ये पूरी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने की जो प्रयास है वो योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि जो कुकरेल नदी कभी लखनऊ में हुआ करती थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है और उसके पीछे की एक मुख्य वजह थी कि लोगों का अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था और वो अतिक्रमण के चलते ही जो नदी थी वो अपने वास्तविक स्वरूप से जो है मिट चुकी थी और अब उसको नाले के तौर पर जो है ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि कुकरेल नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा और इसीलिए उसके कह सकते हैं कि पुनर्जीवन के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर करने का फैसला किया गया, जिसमें अवैध अतिक्रमण सबसे बड़ी एक मूलभूत समस्या दिखाई दे रही थी। तो इसको लेकर आपने भी बताया ये जो भी अवैध कब्जे थे जिन्हें जमींदोज किया गया, जिन्हें नष्ट किया गया, ये सब शोरूम थे या कुछ आवासीय स्ट्रक्चर्स भी थे?
देखिए दिया, इसमें जो मेन रोड पे थे वहां पर शोरूम बने हुए थे और बहुत बड़े बड़े शोरूम ये बने हुए थे, यानी कि कह सकते हैं करोड़ों रुपए की लागत से ये शोरूम जो थे वो बनकर तैयार हुए थे। इसके अलावा जो अंदर का एरिया था वो रिहायशी इलाका था, यानी कि उसमें घर बने हुए थे, मकान बने हुए थे, लोग अपने परिवारों के साथ इसमें रह रहे थे। 3 मंजिला 4 मंजिला जो आवास थे घर वो बने हुए थे और कई मकान ऐसे थे जो 1 मंजिला भी थे। बिल्कुल, देखिए पूरे कह सकते हैं कि चाहे वो कॉमर्शियल हो चाहे फिर रिहायशी इलाका हो, सभी जगह पर बुलडोजर और पोक्रेन की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। अब तक 1200 से अधिक जो मकान है वो गिराए जा चुके हैं। जो शोरूम थे उनको पहले ही तोड़ा जा चुका था, अब जो है वो मकानों पर कार्रवाई जो है वो चल रही है। 1200 के करीब जो मकान है वो अब तक एलडी की तरफ से ध्वस्त किए जा चुके हैं। अभियान में तेजी लाई गई है और उसको लेकर जो मशीनें हैं, जो पोक्रेन मशीनें हैं जिनके जरिए ये आवासों को तोड़ा जा रहा है, जो मलबा है उसको किनारे किया जा रहा है, तो उसमें और तेजी लाई जाए, इसलिए कई मशीनों की जो संख्या है उसको भी बढ़ा दिया गया है। बड़ी संख्या में कई जेसीबी जो हैं, कई दर्जन जेसीबी जो हैं वो लगातार इस काम में लगी हुई हैं, वो मकानों को ध्वस्त कर रही हैं। तो ये अभियान में तेजी लाई जाए, उसको लेकर कार्रवाई जो है तेजी के साथ में जारी है और माना जा रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर जो है एलडी की तरफ से ये पूरी कार्रवाई जो है वो कर ली जाएगी और उसके अंदर जितने भी ये अवैध मकान बने हुए थे उनको ध्वस्तीकरण किया जाएगा। जो लोग इनमें रह रहे थे उनको रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास भी जो है वो दिए जा रहे, जो लोग पात्र लोग हैं। तो करीब करीब जो है उसमें कई बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको जो है वो मकानों में शिफ्ट किया गया है। बार बार एलडी की तरफ से ये प्रचार किया जा रहा है कि जो भी लोग हैं, जो पात्र हैं, वो अपने मकान की पात्रता का जो पत्र है उसको जरूर जो है वो ले लें ताकि वहां पर जाएं और वहां पर वो रहें। ये अवैध निर्माण थे, अवैध रूप से इन पे जमीनों पे कब्जा की गई थी। हालांकि अगर आप देखें तो इसमें कहीं ना कहीं जो पूर्व के अधिकारी रहे उनकी भी मिलीभगत साफ तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि उनके रहते हुए इतने बड़े पैमाने पर जो लोग थे वो इस सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया, घर बन गए, वहां पर रोडें बनी हुई थी, वहां पर लाइट की व्यवस्था पूरी थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पिछली सरकारों की अनदेखी के कारण ये पूरा जो अतिक्रमण है वो हो पाया था और कहीं ना कहीं अब इस पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है और तेजी के साथ में यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जो अवैध कब्जे हैं उन्हें यहाँ पर नष्ट कर दिया जा सके। प्रियम, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के चिन्हट इलाके के कार गैराज में भीषण आग लग गई। सीएनजी गाड़ियों में विस्फोट की खबर मिली है, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से खबर, जहां लखनऊ के चिन्हट इलाके में कार गैराज में भीषण आग लग गई है। सीएनजी गाड़ियों में विस्फोट की खबर मिली है, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में चिन्हट इलाके में कार गैराज में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अफरा तफरी का वहां पर माहौल हो गया। कई सारी गाड़ियां इस पूरे हादसे में जलकर राख हो गई। वहीं कार गैराज में भीषण आग लगी है, सीएनजी गाड़ियों में विस्फोट की जानकारी यहां पर मिली है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। प्रियम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियम, अगर बात की जाए जिस तरह से लखनऊ से पूरा मामला, जहां दमकल विभाग जो है मौके पर मौजूद है और जो एक कार गैराज है वहां भीषण आग लग गई है, क्या जानकारी इसको लेकर? अभी क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, बिल्कुल जो सूचना है उसके मुताबिक कि चिन्हट इलाके की पूरी घटना है, यहाँ पर सीएनजी गाड़ियों में जो है वो आग लगी है और हालांकि आग का अभी तक कारण जो है वो पता नहीं किया जा चुका है। जैसे ही आग लगी, अफरा तफरी का माहौल जो है आसपास में पूरे फैल गया और जैसे पुलिस को सूचना हुई उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जो है वो तुरंत बुलाया गया है, वो वहां पर पहुंची है मौके पर और आग को बुझाने का जो प्रयास है वो उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। अभी तक किसी के भी जान माल के नुकसान की जो है वो सूचना नहीं आई है और माना जा रहा है कि आग पर जल्दी जो है वो काबू पा लिया गया है और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो ये आग की घटना हुई है, क्या इसके पीछे की वजह रही है। हालांकि मौसम अगर आप देखें तो टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, लखनऊ के अंदर भी जो पारा है, तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और शायद यही वजह रही है कि सीएनजी जो गाड़ी है उसमें ये आग लगी है। क्या पूरी वजह रही है इसकी पूरी विस्तृत जांच जरूर होगी, लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं कि आग की वजह से काफी अफरा तफरी का जो माहौल है वो देखने को मिला है और उस बीच में माना जा रहा है कि इसके बाद पूरे मसले की जांच भी की जाएगी कि आखिर क्या वजह रही है कि
किस वजह से ये पूरी जो घटना है वो हुई है, अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना जो है वो नहीं मिली है। लेकिन आग चूंकि लगातार जैसे उसमें आग लगी गाड़ी में, उसके बाद वो आग ने धीरे धीरे करके अपना जो विकराल रूप है उसको ले लिया, जिस वजह से आसपास के जो लोग थे उसमें दहशत देखने को मिली। लोग दूर हटके खड़े हुए लोग जो थे अपने आप को बचाते हुए नजर आए, ये साफ तौर पर कह सकते हैं। उसके बाद जैसे ही फायर ब्रिगेड को सूचना हुई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है और उन्होंने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया है। जी ठीक है प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लखनऊ के सीएनजी गाड़ियों में विस्फोट यहां पर देखने को मिला। एक कार गैराज में भीषण आग लग गई, हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं फतेहपुर में भीषण गर्मी से 3 अलग अलग जगहों पर 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कोडरपुर नेशनल हाईवे पर एक बुजुर्ग का शव मिला है, तो वहीं मऊआई में साइकिल से जाते वक्त एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं गुडवा में हीट स्ट्रोक से एक बुजुर्ग महिला की भी जान चली गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो फतेहपुर से पूरा मामला रहा, जहां गर्मी की वजह से अब लोगों की जान चली गई है। गर्मी के कारण 3 लोगों की मौत का ये पूरा मामला, अलग अलग जगहों पर लोगों की मौत हुई है। कहीं पर भीषण गर्मी की वजह से किसी की जान चली गई, तो कहीं हीट स्ट्रोक की वजह से जान से हाथ गंवाना पड़ा। तो भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। गर्मी के कारण 3 लोगों की अलग अलग मौतें यहां पर हुई हैं। सोमवार को किसान एकता संघ ने किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में जिले में सूखी नहरों की सफाई और पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट वो पहुंचे और एसीएम को कलेक्टर के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रवि नागर ने कहा कि गर्मी के कारण पानी का जलस्तर नीचे गिर चुका है, पंप पानी नहीं उठा रहे हैं और खरीफ की फसल बुआई के लिए तैयार है, लेकिन अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। कि नहरों की सफाई को लेकर उससे संबंधित अधिकारी बहुत बड़ी धांधली करते हैं। जब बारिश होने को आती है तभी अपनी जेसीबी लेकर 1 किलोमीटर की सफाई करेंगे और पूरी नहर की सफाई दिखाकर, बड़ा भ्रष्टाचार भी होता है इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो साथियों, आज हम इसलिए आए हैं, किसान एकता संघ के सारे पदाधिकारी वो किसानों की समस्याओं से इतने दुखी हैं, उनके अंदर इतनी पीड़ा है कि आज ईद वाले दिन भी उन्होंने कहा कि किसान को जब तक पानी नहीं मिलेगा, जब तक किसान की समस्या ये दूर नहीं होगी और नहरों की सफाई, और जिलाधिकारी जी से हम ये कहते हैं शीघ्र से शीघ्र हम 3 दिन का टाइम देते हैं। वहीं राहुल गांधी के रायबरेली से अपनी सांसदी जारी रखने और वायनाड सीट से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद से ही रायबरेली के कांग्रेसियों में गजब का उत्साह है। देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद बने रहने और प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने के ऐलान के बाद रायबरेली के कांग्रेसी जिला कार्यालय तिलक भवन में इकट्ठा हुए और जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह भी मीठा करवाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। राहुल गांधी आपको निराश नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी ने फैसला किया है कि वो रायबरेली से ही सांसद रहेंगे, वहीं वायनाड सीट वो बहन प्रियंका गांधी के लिए छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद से ही, इस बात के ऐलान से ही रायबरेली में जो जनता है, रायबरेली के जो लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनमें खासा उत्साह देखने को मिला। ये फैसला जैसे हम लोगों ने टीवी पे देखा, रायबरेली का आमजन बहुत ही खुश हुआ है। कांग्रेस के लोग तो खुश ही हैं, लेकिन रायबरेली का आम जन, मजदूर, व्यापारी, किसान सभी खुश हैं कि फिर से सोनिया गांधी जी के पास, जो अभी तक हमारी सांसद थी, फिर से उस परिवार से हम सब लोग जुड़े रहेंगे और राहुल गांधी जी रायबरेली से प्रतिनिधित्व करेंगे। तो लोगों ने आज
इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी और सोनिया गांधी जी का समय याद किया है और बहुत ही खुश हैं। हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रधानमंत्री बने। वहीं आदरणीय प्रियंका गांधी जी की राजनीतिक शुरुआत वायनाड से होने जा रही है। इसके लिए हम सब रायबरेली के लोग उन्हें बधाई देते हैं। जैसा राहुल जी ने कहा था कि मैं जल्दी आऊँगा, तो राहुल जी ने कहा था कि मैं यहाँ उसी तरह विकास करूँगा, मतलब अमेठी में वैसे ही विकास करूँगा जैसे मैं रायबरेली में करूँगा। इन सब बातों से लगता था कि राहुल जी ये सीट नहीं छोड़ेंगे और निश्चित रूप से उनका एक ऐतिहासिक फैसला है। और आपको पता है कि रायबरेली से जो सांसद होता है, जैसे सोनिया जी 2004 में जब यहाँ सांसद, पहले इंदिरा जी यहाँ से सांसद बनी तो देश की प्रधानमंत्री बनी। जब 2004 में आपको याद हो, जब सोनिया जी, आदरणीय सोनिया जी यहाँ से सांसद चुनी थी तो उनके सामने विकल्प मौजूद था देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए। वो अलग बात है कि उन्होंने उस पद को ठुकरा दिया। जब राहुल जी बने तो वही परिस्थितियाँ जो 2004 की थी, शाइनिंग इंडिया के टाइम पे जैसे वो लोग बताते थे, वैसी ही परिस्थितियाँ हैं। तो निश्चित जान लीजिए आज नहीं तो कल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो आदरणीय प्रियंका जी को वायनाड से लड़ाने का निर्णय लिया गया है, एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। राहुल जी के इस फैसले से, कांग्रेस के इस फैसले से रायबरेली में उत्सव का माहौल है। पटाखे दागे गए, फुलझड़ियाँ बांटी गई, मिठाइयाँ बटी, एक दूसरे को लोग गले मिले और एक उत्साह का माहौल है। देखिए, रायबरेली गांधी परिवार का 103 साल पुराना रिश्ता है। पंडित नेहरू से लेकर फिरोज गांधी जी, फिर आदरणीय इंदिरा गांधी जी और उनके परिवार को लेकर 2004 से श्रीमती सोनिया गांधी जी और आज 2024 में राहुल गांधी जी के साथ जो रिश्ता जुड़ा, उस रिश्ते को राहुल जी ने मजबूत किया। जब आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहा कि मैं अपना बेटा रायबरेली को सौंप रही हूँ, तो उस रिश्ते को राहुल गांधी जी ने निभाया और अपनी बहन प्रियंका गांधी जी को वायनाड से वहाँ चुनाव लड़ा के इस कड़ी को और भी मजबूत किया है कि रायबरेली हरदम प्रधानमंत्री दिया है। जो भी रायबरेली स्थित, तो राहुल गांधी तो हमारे लिए रायबरेली से प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं और निकट भविष्य में वो, मुझे पूरा भरोसा है कि कल के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। और रायबरेली में खुशी का जश्न है। निश्चित तौर पर जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। बाकी फतेहपुर के मलवा थाने के कोटिया गांव में 2 घरों में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिससे घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग के लपटे देखकर गांव में हड़कंप मच गया। हालांकि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिद्धार्थनगर जिले के पथरा थाना क्षेत्र के एक गांव में दूसरे समुदाय के युवक पर एक हिंदू युवती से छेड़खानी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि आरोपी ने पहले युवती से छेड़छाड़ की, इसके बाद आरोपी ने युवकों को धमकी देकर कि धर्म परिवर्तन करके उसके साथ निकाह करे वरना वो युवती को जान से मार देगा, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गए थे वो घारे पर चारा चलाने के लिए और उधर सुफियान पहले से बैठा हुआ था और जैसे गई हैं उनका हाथ पकड़ को खींच लिया है। उसके बाद बोल रहा है कि मेरे साथ चल निकाह कर ले, तो बोली मैं नहीं निकाह करूँगी। तो बोल रहा है क्यों, तो बोल रहा है कि अगर जो तुम मेरे साथ निकाह नहीं करेगी तो मैं जान से मार डालूंगा। उसके बाद मेरी ननद का मुंह पकड़कर दबोच दिया और क्या बोलते हैं चाकू रखकर उन्हें मारने का धमकी दिया। मेरी ननद चिल्लाई है। उसके बाद मैं उधर जाकर पहुंच गई हूं, तो मैंने लड़ने का कोशिश की। उसके बाद में मेरे को भी हड़काया, बोला अगर जो तू भी बोलेगी तो तेरे को भी जान से मार डालूंगा और तेरे घर परिवार को भी मार डालूंगा और मेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। हमारे साथ यही हुआ था कि हम 5 बजे अपने घाड़ी पे मतलब भैंस को चारा लेकर गए थे, तो मोहम्मद सुफियान मतलब वहाँ वो प्रधान का भतीजा है, वो हमारे घाड़ी पे मतलब खाट लगा कर पहले से बैठा था। तो जब हमें देखा तो हमारा हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती खींच लिया और जब छेड़खानी करने लगा हमारे साथ, तो और बोला कि मतलब हमारे साथ धर्म परिवर्तन करके निकाह कर लो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तो मैंने बोला ये नहीं करूंगी मैं,
तो बोला अगर नहीं करोगी तो तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा अगर हमारा नहीं हुई तो। मैंने चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से, तो हमारी भाभी गई मतलब पीछे से, तो पीछे भाभी को देखा तो भाभी को धमकाने लगा और बोला किसी को बोलोगी तो तुझे भी मार दूंगा जान से। मतलब भाभी छुड़वाने लगी, बोला कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं करोगी, मतलब हमारे साथ निकाह नहीं करोगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।